हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अनुच्छेद 125 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 125 बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम लोग को पता है कि अब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 125 क्या बोलता है कि हमारे देश का जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय में, उनको हमको वेतन देना है। और आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। संसद जितना वेतन को निर्धारित करेंगे उतना ही वो वेतन ले पाएंगे। और हमको पता है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च यानी सबसे जो ऊंचा न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय ही है। और ये है कहाँ में? तो दिल्ली में, नई दिल्ली में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में। आइए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वहां तो बहुत प्रकार से न्यायाधीश होंगे। एक तो पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनको क्या वेतन मिलेगा। फिर क्या होगा, जो उसके लेवल से यानी कि जो उससे कम होते हैं, यानी कि अन्य न्यायाधीश बोल सकते हैं उसको, तो उनका वेतन क्या होगा। फिर जो राज्य का जो न्यायालय होती है, इसको आप बोल सकते हैं उच्च न्यायालय, उसके जो न्यायाधीश होंगे उनका वेतन क्या होगा। तो सारे के बारे में आज हम लोग इस अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। ये अनुच्छेद 125 कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, जैसा कि हम लोग अभी चर्चा किए, नोट के द्वारा हम लोग समझते हैं। कर सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे वेतन जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। अभी तो हम लोग बात किए कि संसद उसका वेतन का निर्धारण करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन अभी जो वर्तमान में भी स्थिति में वेतन है 2.5 लाख रुपया प्रति माह है। इसका मतलब 2,50,000 रुपया प्रति मंथ उनको दिया जाता है। जबकि मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो हेड होंगे, सब न्यायाधीशों का जो हेड होंगे, उसका वेतन 2,80,000 रुपया प्रति मंथ उसको दिया जाता है। इसी प्रकार हम थोड़ा सा एक छोटा सा नोट्स लिखे यहाँ पर भी, जो समझ लेते हैं। जो राज्यों का जो न्यायालय होते हैं, कर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति माह होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर उसको मिलता है। अगर बोलेंगे कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपया प्रति मंथ होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वेतन के बारे में चर्चा की। अब हम लोग अनुच्छेद 126 पर देखेंगे कि अनुच्छेद 126 जो है वो क्या करते हैं। ऐसे अगर हम जनरली बात करें, अनुच्छेद 126 क्या बोलता है कि अगर किसी भी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उनका पद रिक्त हो जाए, या वो काम करने की कर्तव्यों का पालन ना करे, या वो काम करने लायक ना बचे, है ना, ये किसी अन्य कारण से, या उनका अचानक डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, या कहीं किसी बीमार पड़ जाए, वो काम करने लायक हो ही नहीं, तब राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि वो तुरंत जितना अन्य न्यायाधीश है उसी में से एक को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर ले। इसी के बारे में अनुच्छेद 126 चर्चा करते हैं। तो ये कर्तव्य किनका होगा? राष्ट्रपति को होगा कि वो तुरंत जाके क्या करे, अन्य न्यायाधीशों में से एक मुख्य न्यायाधीश को चुन ले। तो इसी बात को हम लोग यहाँ समझते हैं। क्या लिखे कि अनुच्छेद 126 सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब जब वहाँ जो अन्य मतलब जो मुख्य न्यायाधीश अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो उसके स्थान पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। नोट से अच्छी समझते हैं जो नोट हम बनाए हुए हैं।
जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अभी हम लोग बोले थे जब उसका पद क्या हो, खाली हो, अथवा अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, यानी कि मान के लोग बीमार पड़ गए बहुत ज्यादा, अब वो नहीं कर पाते हैं, अब वो काम नहीं कर पाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है उसी में से एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु नियुक्त कर सकते हैं, तो उसी में से एक को राष्ट्रपति क्या करेगा, चुन लेगा, फिर वो इसी में से एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, फिर इसी प्रकार से काम चलते रहेंगे। अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 क्या कहता है? जनरली अगर हम लोग को समझना है, मान चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बैठे हैं और किसी फैसला को करने के लिए जितना गणपूर्ति होना चाहिए उतना न्यायाधीश नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अभी हम लोग का राम मंदिर पर फैसला हुआ, तो उसमें जो मिनिमम 5 न्यायाधीश को बैठना था, और उनमें से मान के चलते हैं कि किसी न्यायाधीश का कमी हो गया, 5 नहीं पूर पाया। ऐसे तो जनरली 5, 9 और 11 के बेंच पे बैठते हैं। अगर उनमें से किसी का कमी हो जाता है तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति की परामर्श से एक न्यायाधीश का नियुक्ति कर सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। बाकी अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो तदर्थ न्यायाधीश कहाँ, तो ओनली फॉर ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो प्रक्रिया है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की, केवल और केवल हम सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कर सकते हैं और किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि तदर्थ न्यायाधीश कौन सा अनुच्छेद के तहत नियुक्त होगा, क्योंकि हमारे संविधान में तो सारे की सारी के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो चलते हैं अनुच्छेद 127। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। आप एक नोट बनाए हैं कि क्या होती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने अथवा चालू रखने के लिए गणपूर्ति ना हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो मुख्य न्यायाधीश ही करें, लेकिन इससे पहले वो परामर्श लेंगे राष्ट्रपति से। अब दूसरा पॉइंट ये है कि तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त की जा सकती है, केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा कहीं नहीं। तीसरा हम लोग एक नोट यहाँ बनाएंगे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यह प्रक्रिया फ्रांस देश के संविधान से लिया गया। कौन सा? तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त करने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 128। अगर हम अनुच्छेद 128 के बारे में बात करें तो इसमें कहा गया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो रिटायरमेंट हो गए, इसका मतलब अपने पद से वो अपने आप को क्या कर लिए, सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि अब सेवा में नहीं है, और उनको भी सेवा में लेना चाहते हैं, तो इससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में उसे आप बैठक में शामिल कर सकते, लेकिन इससे पहले आपको राष्ट्रपति से परामर्श लेना अनिवार्य है। इसी प्रकार से ये अनुच्छेद दिया हुआ है। देखते हैं क्या क्या बातें दी हुई। तो अनुच्छेद 128 कर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। एकदम बुला ही सकते हैं, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन किया गया है। कुछ विशेष काम हो जाएगा तब
अरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, तो इतने विद्वान लोग रहते हैं वो लोग कि बराबर अगर फैसला नहीं हो पाते हैं तो उससे सुझाव लिया जाता है। बहुत विद्वान रहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो एक नोट भी हम लोग लिखे बिना कर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में बैठने तथा कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये सब इम्पोर्टेंट होती है। तो इस प्रकार से हम लोग आज अनुच्छेद 128 तक किए। इससे पहले जितना भी अनुच्छेद है ये पहले की वीडियो में बनाया हुआ है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।